बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने मालिक के सामने खड़ा उनसे छुट्टी की दरख्वास्त कर रहा था। मैं बोला, साहब जी, बस एक हफ्ते की ही तो बात है। आप मुझे मेरे गांव जाने की इजाज़त दे दें। मेरी बीवी की डिलीवरी इसी हफ्ते मुतवक्के है। मैं चाहता हूं कि इस मुश्किल वक्त में अपनी बीवी का साथ दूं। मालिक शशुपंज का शिकार था। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। कहने लगा, तुम्हारे जाने से मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा नवीद। बताओ तुम्हें कैसे जाने दूं मैं हैरान हुआ और बोला, मालिक कैसा नुकसान? मैं तो एक मामूली सा ड्राइवर हूँ। मालिक ने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई तो कहने लगा, मेरे पास एक बहुत बड़ा राज है। अगर वो तुम्हें मालूम हो जाए तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम कितने खास हो। मैं बोला, मुझे भी पता है कि ऐसी क्या बात है। मालिक कहने लगा, तुम अपने बच्चे की डिलीवरी से फारिग हो जाओ। जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें कुछ बहुत ज़रूरी बातें बताऊंगा। आज से पहले मालिक ने कभी मेरे साथ इस तरह से गुफ्तगू नहीं की थी। मेरा तजस्सुस बढ़ गया था। मैं बोला, मालिक इस तरह तो मुझे चैन नहीं आएगा। मैं वापस तो चला जाऊंगा, मगर आपकी बातें सोच सोच कर उलझता रहूंगा। क्या ही अच्छा है कि अगर आप मुझे जाने से पहले ही सारी बात बता दें। मालिक बोला, नवीद, मुझे कुछ बातों की तस्दीक करनी है, फिर सब कुछ तुम्हारे सामने ले आऊंगा। तुम मुझसे वादा करो कि बहुत जल्द लौट आओगे। मैंने मालिक से वादा कर लिया और अपने कमरे में आकर मुख्तसर सा सामान पैक करने लगा था, मगर अभी तक मेरा दिमाग मालिक की बातों में उलझा हुआ था। न जाने वो मुझसे क्या कहना चाह रहा था। मैंने अपनी सोचों की घोड़ों को बहुत दौड़ाया, मगर मेरे हाथ कोई सिरा न लग सका। मैंने तो खुद को एक बेजर सा ड्राइवर पाया था। इसके अलावा मालिक की जिंदगी में मेरा कोई किरदार न था। मैंने सर झटक दिया और बोला, मुझे इन बड़े लोगों की बातों पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। मुझे तो फिलहाल अपने होने वाले बच्चे और बीवी के मुतालिक सोचना चाहिए। मालिक ने मेरे हाथ पर मेरी तनख्वाह भी रख दी थी। अल्ट्रासाउंड से पहले ही इल्म हो चुका था कि मेरे यहाँ बेटी पैदा होगी, इसलिए मैं मार्केट में जाकर अपनी बेटी के लिए गुलाबी रंग की नन्ही सी फ्रॉकें ले आया था। अब मैं जल्द से जल्द वापस जाना चाहता था। मैं शाम की बस में बैठा और सुबह तक अपने गाँव पहुंच चुका था। मेरी बीवी मुझे देखकर बेइंतहा खुश हुई थी। कहने लगी, ये दिन मेरे लिए बहुत कठिन है। मैं आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मैं मुस्कुरा दिया और बोला, अब मैं आ गया हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे वालिदैन भी बच्चे की आमद के मुतालिक सोचकर बहुत खुश थे। मैंने बच्ची की शॉपिंग अपनी बीवी को दिखाई तो उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, नवीद, हमारी बेटी बहुत खुशकिस्मत होगी जो उसे आप जैसा बाप मिलेगा। मैंने तो अपनी बेटी का नाम भी सोच रखा था। मुझे मनाहिल नाम बहुत अच्छा लगता था। खैर, मेरी छुट्टी का तीसरा दिन था तब मेरी बीवी की हालत खराब हो गई। उसे अस्पताल लेकर गए जहां मेरी बच्ची की विलादत हो गई थी, और ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। सब खुश थे। 2 दिन तक मैं अपनी बेटी में ऐसा खोया रहा कि मुझे आसपास का कुछ होश ही नहीं था। खैर, फिर मेरे जहन में मालिक की बातें घूमने लगी थी। मैंने सोचा कि मैं जिस मकसद के लिए आया था वो तो पूरा हो ही गया है, क्यों ना मैं वापस चला जाऊं। हो सकता है कि मालिक ने मेरे साथ कोई बहुत अहम बात करना हो। बस यही सोचकर मैंने वापसी का इरादा कर लिया था। मेरी बीवी मेरी इस कदर जल्द वापसी पर खफा हो गई थी, मगर फिर मैंने उसको समझाया कि तुम उदास मत हो, मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। मेरी बीवी का मिजाज बरहम था, मगर मैं क्या कर सकता था। मेरी भी मजबूरी थी, मुझे वापस तो जाना ही था। मैं मालिक के घर पहुंचा तो मुझे अजीब सा उदास सा माहौल महसूस हुआ था। मेरा दिल बहुत घबरा गया था। मैंने सोचा कि शायद मैं अपनी बेटी को छोड़कर आया हूँ, इसलिए मेरा दिल नाराज है। मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो चौकीदार कहने लगा, नवीद, तू अच्छा बंदा है। इस घर के मालिक का तो इंतकाल हो गया, मगर तू वापस ही नहीं लौटा। तू तो न जाने किस दुनिया में खोकर रह गया था। मैंने हैरत से चौकीदार की जानिब देखा था, क्योंकि मुझे उसके अल्फाज पर यकीन नहीं आया था। न जाने वो ये क्या कह रहा था। मैं बोला, तुम अपने हवास में तो हो ना, कैसी बहकी हुई बातें कर रहे हो। चौकीदार कहने लगा, अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें इस मुतालिक कोई इल्म ही नहीं है। मालिक की मौत पर हर आंख अशबार थी। वो कितने अच्छे इंसान थे ना, अपने मुलाजमों का कितना ख्याल रखा करते थे। सच कहूं तो उनका चेहरा मेरी आंखों के सामने से हटता ही नहीं है। मैं बोला, कब हुआ इंतकाल मालिक का। चौकीदार कहने लगा, तुम्हारे जाने के 2 दिन बाद ही इंतकाल हो गया था। जिस दिन उनकी वफात होना थी वो बहुत परेशान से थे। सारा दिन यहाँ वहाँ टहलते रहे, फिर मेरे पास आए और कहने लगे, नवीद की कोई खैर खबर है। मैंने नफी में सर हिला दिया तो वो कहने लगे, अच्छा मैं उसे फ़ोन करके पूछता हूँ कि वो कहाँ रह गया है, अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया। मैं बोला, मालिक, उसे गए हुए अभी सिर्फ 2 दिन तो हुए हैं। मालिक ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और तुम्हें फ़ोन करते रहे थे, मगर तुमने फ़ोन ही नहीं उठाया, तो वो अफसरदा से हो गए थे। मैं चौकीदार की बातें सुनकर हैरान रह गया। आखिर अचानक ही मालिक की जिंदगी में मेरी इस कदर अहमियत कैसे हो गई थी कि वो मेरे यहाँ से जाने पर बेचैन हो गए थे। मैंने अपने जहन पर जोर डाला तो मुझे याद आया कि सच में मेरे नंबर पर 2 बार मालिक की कॉल आई हुई थी। मैंने सोचा कि शायद ये पुरानी मिस कॉल हो, इसलिए मैंने उस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी थी। मैं चौकीदार से बोला, अफजल, तुम्हें इल्म है क्या मालिक मुझसे क्या कहना चाहते थे। अफजल हंस दिया और बोला, तुम्हें तो पता है नवीद, हम मुलाजिम लोग कहाँ बड़े लोगों की बातों में दखल अंदाजी करते हैं। मालिक के इंतकाल के बाद मुझे भी ख्याल आया था कि काश मैं उनसे दरियाफ्त कर लेता कि आखिर वो मुझसे क्या कहना चाहते थे। हम दोनों अभी गेट पर खड़े बातें ही कर रहे थे कि एक मुलाजमा वहीं आ गई थी। वो कहने लगी, नवीद, तुम्हें मालकिन बुला रही हैं। मैंने सर हिला दिया और मुलाजमा के पीछे चल दिया। उन्होंने खुद को मुकम्मल छुपा कर रखा हुआ था।
वो इद्दत में थी। मुझे देखकर कहने लगी, नवीद, तुम अपने मालिक के जनाजे पर भी नहीं आए? मैं बोला, मालकिन, मुझे उनकी मौत के मुतालिक किसी ने बताया ही नहीं। अब मुझे गेट पर चौकीदार ने बताया तो मेरा दिल कट कर रह गया है। मैं बहुत गमजदा हो गया हूँ। अफसोस है कि उस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद नहीं था। मालकिन कहने लगी, तुम्हारे यहाँ बच्चे की विलादत हो गई है क्या? मैं बोला, जी मालकिन, अल्लाह ने मुझे अपनी रहमत से नवाजा है। वो कहने लगी, तुम्हें बहुत मुबारक हो। अगर तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी मजीद दरकार है तो मैं तुम्हें छुट्टी देने के लिए रजामंद हूँ। मैं मालकिन की बात सुनकर हैरान हुआ था, क्योंकि उनके घर में ड्यूटी फ़कत इतनी ही थी कि मैं मालिक को घर से ऑफिस और ऑफिस से घर छोड़ दिया करता था। अब जब वो नहीं रहे थे तो इसका मतलब था कि मेरी जॉब भी खत्म हो चुकी है। मैं बोला, मालकिन, अब यहाँ कोई काम नहीं रहा। मैं अपने गांव वापस चला जाऊंगा और वहीं पर कोई मुलाजमत तलाश कर लूंगा। मालकिन जल्दी से बोली, तुम ये क्या कह रहे हो नवीद? क्या तुम मालिक के इंतकाल के बाद इस घर को छोड़कर चले जाओगे? क्या तुम्हारा काम फ़कत उन तक ही था? नवीद, बाकी किसी मुलाजिम ने भी नौकरी छोड़ने की बात नहीं की, तो फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं बोला, मालकिन, मेरा काम फ़कत मालिक तक महदूद था। अब मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? मालकिन कहने लगी, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम ये काम छोड़कर मत जाओ। मुझे मालकिन पर तरस आ गया था, इसलिए मैंने इरादा कर लिया कि जब तक मालकिन को मेरी ज़रूरत है तब तक मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊँगा। इसलिए मैंने इस बात में सर हिला दिया और बाहर निकल गया था। हम तमाम मुलाजमीन को सर्वेंट क्वार्टर में जगह दी गई थी। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गया था। मेरा दिल हर चीज़ से उचाट हो गया था। मौत एक बहुत ही वहशतनाक सी चीज़ है। कोई इंसान अभी हमारे सामने होता है, चल फिर रहा होता है, और फिर ऐसा भी वक्त आता है कि उस इंसान का कोई वजूद ही नहीं रहता। वो फ़कत एक याद बनकर रह जाता है। मुझे मालिक की मौत का बहुत गम था, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। मैं उनके साथ पिछले 7 बरस से काम कर रहा था। उन्होंने कभी तनख्वाह के मामले में गफलत नहीं बरती थी। हमेशा हमारा ख्याल रखा था। कभी तल्ख लहजे में कलाम नहीं किया था। अगर मैं ये कहूँ कि मालिक ने मुझसे कभी कोई ख़ास बात नहीं की थी तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा। वो हर रोज़ मुझे फ़कत इतना ही कहते थे, नवीद गाड़ी निकालो, नवीद मेरा इंतज़ार करो, नवीद गाड़ी रोको, नवीद गाड़ी स्टार्ट करो। बस इतना सही रिश्ता था हमारा। अब मुझे मालिक की वो बातें याद आ रही थी जो उन्होंने अपने इंतकाल से चंद दिन पहले की थी। न जाने वो मुझसे किस राज के मुतालिक बात कर रहे थे, न जाने वो मुझसे कैसी बातें कर रहे थे। मैं इन तमाम मामलात में उलझता ही जा रहा था। मैं अब इस मुतालिक किसी से भी पूछ नहीं सकता था और ना ही कोई सिरा मेरे हाथ में था। रात हुई तो मुलाजमा मेरा खाना लेकर सर्वेंट क्वार्टर में आ गई थी। वो मुझे देखकर बोली, नवीद, मालिक तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। मैं उसकी बात सुनकर चौकन्ना हो गया था। मैं बोला, तुम्हें कैसे इल्म हुआ? वो बोली, मरने से 1 दिन कबल वो मुझसे कह रहे थे कि नवीद कब तक वापस आएगा। मैं बोली कि मुझे तो इस मुतालिक इल्म नहीं है। फिर वो कहने लगे, तुम्हारे ख्याल में नवीद कैसा आदमी है? मैं बोली कि वो अच्छा है। मैंने आज तक उसमें किसी किस्म की कोई बुराई नहीं देखी। वो अपने काम से काम रखता है, किसी से बिना मतलब बात नहीं करता। मेरी बात सुनकर मालिक के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। फिर वो आगे बढ़ गए थे। मैं बोला, तुम कुछ जानती हो कि वो मेरे मुतालिक क्यों पूछगछ कर रहे थे? उसने नफ़ी में सर हिला दिया और खाना रखकर चली गई थी। मैं खाना खाकर बिस्तर पर लेट गया था और बहुत जल्दी गहरी नींद में डूब गया। न जाने रात का कौन सा पहर था जब मालिक मेरे ख्वाब में आए थे। वो कहने लगे, नवीद, जल्दी से उठो, मेरे कमरे में जाओ, वहाँ एक चीज़ तुम्हारी मुंतज़िर है। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा था। मेरा पूरा वजूद पसीने में शराबूर था। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया था। मालिक का यूं मेरे ख्वाब में आना हैरान कुन था। मैंने जल्दी से 2 गिलास पानी के पिए और उठकर कमरे में चहलकदमी करने लगा था। एक मुर्दा मेरे ख्वाब में आया था। उसने मुझे अपने कमरे में जाने का इशारा दिया था। शायद उनके कमरे में कुछ ऐसा होता जिससे मेरी सारी परेशानी दूर हो जाती, मगर मैं मजबूर था। मालिक के कमरे में नहीं जा सकता था क्योंकि वहां पर मालकिन मौजूद थी और वो थी भी इद्दत में। मैं बड़ी देर इस ख्वाब के बारे में सोचता रहा था। फिर मैंने सर झटक दिया और सोचा कि शायद आज मैंने दिन भर सब लोगों के मुंह से मालिक की बातें सुनी है, जब भी वो मुझे ख्वाब में नजर आ गए। इस ख्वाब और हकीकत का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब सोचते सोचते ही रात बीत गई थी। सुबह का उजाला हर सू फैल चुका था। मैंने जल्दी से अपनी बीवी का नंबर मिलाया और उससे बातें करने लगा था। वो तो मेरी आवाज़ सुनकर ही फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए हैं? हमारी बेटी रात रात भर रोती है, मुझसे नहीं संभलती है, आकर अपनी बेटी को संभालें। मैं बोला, क्या हो गया सबा तुम्हें? तुम इतने कमज़ोर आसाब की मालकिन तो नहीं थी ना? तुम तो बहुत हिम्मत हौसले वाली हो। मुझे उम्मीद है कि ये कठिन वक्त भी गुजर जाएगा। फिर मैंने उसे अपने मालिक की वफात के मुतालिक बताया तो वो बहुत उदास हो गई थी। कहने लगी, नवीद, उनका अचानक से कैसे इंतकाल हो गया? मैं बोला, मुझे इस मुतालिक तो कुछ खबर नहीं है, मगर जब मैं छुट्टी लेकर घर वापस आने लगा था तब मालिक ने मुझसे कहा था कि वो मेरे साथ कोई ज़रूरी बात करना चाहते हैं। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है सबा। जिंदगी ने उन्हें इतनी मोहलत ही नहीं दी कि वो दिल की बात मेरे साथ कर सकते। फिर मैंने उसे अपने ख्वाब के बारे में बताया तो वो चौंक गई थी। कहने लगी, नवीद, मुर्दे यूं ही किसी के ख्वाब में नहीं आ जाया करते। यकीनन वो आपसे कुछ कहना चाहते होंगे। जब आप नींद से बेदार हुए तो आपको चाहिए था कि फौरी तौर पर अपने मालिक के कमरे में जाते। मैं बोला, सबा, तुम कैसी बातें कर रही हो? वो आधी रात का वक्त था और तब मालकिन भी अपने कमरे में मौजूद थी। वो इद्दत में है। यूं जवान मर्द का किसी औरत के कमरे में जाना मायूब समझा जाता है। सबा बोली,
नवीद, आप अपने ख्वाब के मुतालिक अपनी मालकिन को बता दें, शायद वही आपकी कोई मदद कर सके। मैं बोला, हाँ अब ऐसा ही कुछ करना होगा। फिर मैं अपनी बेटी के मुतालिक बातें करने लगा था। इतनी ही देर में मुलाजमा मेरे पास आई और बोली, बेगम साहिबा का हुक्म है कि गाड़ी निकाल लो। मैंने इस बात में सर हिला दिया और फ़ोन बंद करके अपने कमरे से बाहर आ गया था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो मालकिन आकर बैठ गई थी। वो कहने लगी, ऑफिस की तरफ मुझे ले चलो। मैंने गाड़ी ऑफिस के रास्ते पर डाल दी तो मालकिन कहने लगी, नवीद तुम कितना पढ़े लिखे हो? ये एक ऐसा सवाल था जो आज तक मालिक ने भी मुझसे नहीं पूछा था। मैं बोला, मालकिन मैं मैट्रिक पास हूँ। तब मालकिन बोली, नवीद तुम्हारे मालिक मरने से पहले अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मुझे अगर कुछ हो गया तो तुम नवीद पर भरोसा कर लेना। वो एक अच्छा और शरीफ लड़का है, गो कि उसकी तालीम कम ही है, मगर ऑफिस के मामलात में तुम उससे मदद ले लेना, वो तुम्हें परेशान नहीं होने देगा। नवीद सच कहूँ तो मुझे इस बिजनेस वगैरह की समझ बूझ नहीं है। तुम बताओ मैं ये सब कैसे संभाल लूँ? मेरे तो कोई आगे पीछे भी नहीं है। अब तुम्हें ही अपने मालिक की वसीयत पर अमल करना होगा और मेरी मदद करनी होगी। मैं बोला, मालकिन मैं गाँव का रहने वाला हूँ, तालीम भी मेरी वाजबी सी है और बिजनेस वगैरह के मामलात के हवाले से भी मैं इल्म नहीं रखता, तो मैं आपकी मदद कैसे कर सकूंगा? मालकिन बोली, देख लो नवीद, ये तुम्हारे मालिक की वसीयत है। तुम्हारा काम फकत इतना होगा कि तुम अपने मालिक की कुर्सी पर जाकर बैठ जाया करोगे, हर काम पर नजर रखोगे। बाकी बिजनेस के मामला तो मैनेजर ही देख लेगा। मैं अभी इद्दत में हूँ, इद्दत का वक्त पूरा हो जाए तो मैं देखूंगी कि मुझे आगे क्या करना है। और फिर तुम सोच भी नहीं सकते कि मालिक की कुर्सी पर बैठने से ही तुम्हारी तनख्वाह लाखों रुपए में हो जाएगी। मैं तो मालकिन की बात सुनकर ही दंग रह गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी लॉटरी लग गई हो। मेरी बेटी मनाहिल मेरे लिए बहुत खुशकिस्मत साबित हुई थी। अब मालकिन इस कदर इसरार कर रही थी तो मैं इनकार नहीं कर पाया था। वो मेरे साथ ऑफिस गई और उन्होंने सब कुछ मुझे समझा दिया था कि आज से नवीद इस ऑफिस का बॉस है, तुम सब पर लाजिम है कि इसका हर कहा मानो। मालकिन की बात सुनकर सब मुलाजमीन मुझे रश्क भरी निगाहों से देख रहे थे और फिर खड़े खड़े ही मेरी हैसियत बदल गई थी। मैं एक मामूली सा ड्राइवर से एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन गया था। मैंने माना कि मैं वहां सिर्फ निगरान था, हकीकी मालिक नहीं, मगर फिर भी मुलाजिम मेरे सामने झुकते चले जा रहे थे। अब मैं हर रोज ऑफिस आने लगा था। हर फैसला मेरे मशवरे के मुताबिक किया जाता था। सब मेरे आगे दबते थे, फाइल्स मेरे सामने लाई जाती थी। किसी को छुट्टी चाहिए होती थी तो मुझसे आकर दरख्वास्त करते थे। ये जिंदगी बहुत हसीन थी। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे दिन इस तरह से फिर जाएंगे। मैंने फ़ोन पर अपनी तरक्की के मुतालिक जब अपनी बीवी को बताया तो वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। वो बहुत खुश थी और मुझसे जिद करने लगी थी कि अब तो आपकी तनख्वाह भी ज़्यादा हो गई है तो मुझे अपने पास शहर बुला लें। मैं बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बहुत जल्द तुम्हें अपने पास बुला लूंगा, मगर मैं अभी तक एक बहुत बड़ी परेशानी में गिरफ्तार हूँ। मेरी ये परेशानी खत्म हो जाएगी तो मैं तुम्हें यहाँ बुलवा लूंगा। मेरी बीवी बोली, नवीद ऐसी भी क्या बात है, आपने तो मुझे फिक्र में डाल दिया है। मैं बोला, घबराने की जरूरत नहीं है, यूं ही ऑफिस का एक मामला है, एक बार हल हो जाएगा तो तुम्हें बता दूंगा। मैंने सबक को झूठ बोलकर टाल तो दिया था, मगर मैं खुद को पुरसुकून करने में नाकाम रहा था। मेरा सबसे बड़ा मसला मेरा ख्वाब था। मुझे हर रात ख्वाब में मालिक नजर आते थे। वो मुझसे कहते कि मेरे कमरे में जाओ, मगर मैं कैसे जा सकता था भला? ये अखलाकियात से गिरी हुई बात थी कि मैं अपनी बीवा मालकिन के कमरे में आधी रात छापा मारने के लिए चला जाता। मुझे इस बात का भी डर था कि कहीं मालकिन मुझसे खफा होकर मुझसे मेरी हैसियत ही न छीन ले। इस तरह तो मेरी लाखों की तनख्वाह भी खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए मैं हर रात अपने इस ख्वाब को रद्द कर देता था। मुझे मालकिन का ऑफिस ज्वाइन किए हुए पूरा 1 महीना हो गया था और अब तो मेरी तनख्वाह भी मेरे हाथ में आ गई थी। मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा था। एक दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था कि मालकिन का फोन आ गया। वो कहने लगी, नवीद जल्दी से घर आओ, मैंने तुम्हें एक चीज दिखानी है। मैं परेशान हो गया कि आखिर ऐसी भी क्या बात है जो मालकिन ने मुझे इतनी इमरजेंसी में घर बुलाया है। मैं जल्दी से उठा और गाड़ी में जाकर बैठ गया था। घर पहुंचा तो मालकिन लाउंज में ही बैठी हुई थी। वो फूट फूट कर रो रही थी और मेरी घबराहट बढ़ती चली जा रही थी। मैं बोला, मालकिन क्या हो गया आपको, इस तरह क्यों रो रही हैं आप? मालकिन ने मेरे सामने एक कागज कर दिया था। वो कहने लगी, आज मैं अपने कमरे की सफाई कर रही थी, मुझे वहां से एक खत मिला है। ये तुम्हारे नाम है नवीद, ये मेरे शौहर ने लिखा था। मैंने थरथराते हाथों से वो खत पकड़ लिया था। वो कहने लगी, नवीद इस खत को पढ़ा और मुझे भी बताओ, मेरा शौहर तुमसे ऐसा भी क्या कहना चाहता था जो उसने खत का सहारा लिया। मैंने जल्दी से खत के ऊपर से टेप उतार दी थी। मैंने वो खत पढ़ा तो दंग रह गया था। उसमें मालिक ने लिखा था, नवीद मैं जानता हूँ कि तुम एक शादीशुदा मर्द हो और तुम्हारे यहाँ बहुत जल्द औलाद भी होने वाली है, मगर मैं फिर भी तुमसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। नवीद तुम एक अच्छे इंसान हो। मैंने तुम्हारे मुतालिक छानबीन करवाई, तुम्हें किसी किस्म का कोई नुक्स नहीं निकला। नवीद तुम्हें इल्म नहीं है, मुझे डॉक्टर ने बताया है कि मुझे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। मैं बहुत जल्द इस दुनिया से गुजर जाऊंगा। मेरी बीवी पीछे इस दुनिया में अकेली है, उसके सर पर वालिदैन भी सलामत नहीं है। ऐसे में मेरी तुमसे दरख्वास्त है कि तुम मेरी बीवी को तनहा मत छोड़ना, तुम उससे निकाह कर लो, तुम उसका सहारा बन जाओ। मैं उसके हवाले से किसी और शख्स पर एतबार नहीं कर सकता। वो बहुत मासूम है, लोगों के हाथों बहुत जल्द धोखा खा लेती है। अब हम रोज़े क़यामत ही मिलेंगे इंशाअल्लाह। मैं ये खत पढ़कर तंग रह गया था। समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं।
मालकिन मेरी जानिब मुंतज़िर निगाहों से देख रही थी। वो बोली, नवीद, क्या लिखा है खत में? मुझे बताओ, मैं बहुत बेचैन हूँ। अब अगर मैं मालकिन को अपने मुंह से ये सब कहता तो शायद वो मुझ पर एतबार न करती, इसलिए मैंने खत उनकी जानिब बढ़ा दिया और वहां से चला गया। बाहर आकर मैं सोचने लगा था कि शायद मालिक मुझसे यही कहना चाहते थे, शायद वो मेरे ख्वाब में भी इसीलिए आया करते थे। अब बात तो ये थी ना कि क्या मुझे अपने मालिक की वसीयत पर अमल करना चाहिए या नहीं। मैं अपनी बीवी को कैसे धोखा दे सकता था, लेकिन अगर मैं ये शादी कर लेता तो मेरी बीवी और बेटी की जिंदगी बन जाना थी। मैंने सोचा कि मैं देखता हूँ कि मालकिन इस मुतालिक क्या कहती है मुझसे। उनका जवाब सुनकर ही मैं कोई फैसला करूंगा। रात हुई तो मुलाजमा मेरे पास आई और बोली, मालकिन ने बुलाया है। मैं लाउंज में आया तो मालकिन वहीं पर बैठी हुई थी। वो कहने लगी, नवीद, तुमने अपने मालिक की वसीयत के मुतालिक क्या सोचा है? मैं नजरें झुकाकर खड़ा था। मैं बोला, मालकिन, मैं आपके मुतालिक ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकता। तब मालकिन बोली, नवीद, मैं भी अपनी जिंदगी में किसी दूसरे शख्स को शामिल करने का तस्वुर भी नहीं कर सकती। मैंने अपने शौहर से बहुत टूट कर मोहब्बत की थी, मगर अब मैं मजबूर हो चुकी हूँ। तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। मैं मरती मर जाऊंगी, मगर अपने शौहर की वसीयत पर हर हाल में अमल करूंगी। मैं इस रिश्ते पर रजामंद हूँ। तुम मुझे बताओ, तुम राजी हो या नहीं? मैं मालकिन की तरफ देखने लगा था। आज उन्होंने अपना चेहरा मुझसे नहीं छुपाया हुआ था। वो बहुत ही हसीन औरत थी, उम्र में भी मेरे जितनी ही होंगी। मैं बोला, मालकिन, सोच कर बताऊंगा। मैं इतना कहकर अपने कमरे में वापस आ गया था। मालिक का खत मुझे मिल चुका था। आज 100% यकीन था कि वो मेरे ख्वाब में नहीं आएंगे, मगर ये मेरी खाम ख्याली थी। रात के पिछले पहर फिर से मालिक मेरे ख्वाब में आए और कहने लगे, जल्दी से मेरे कमरे में जाओ। मैं बेदार हुआ तो सोचा कि अब तो मुझे खत भी मिल गया है, अब कमरे में जाने की क्या तुक बनती है। मैं इसी सवाल का जवाब पाने के लिए ही हिम्मत करके उठ बैठा था। मैं अचानक उठा और मालकिन के कमरे में बिना दस्तक दिए दाखिल हो गया था। सामने का मंजर देखकर तो कदमों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि वहां तो मालकिन की नजर मुझ पर पड़ी तो वो थर थर कांपने लगी थी। वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और भागती हुई मेरे पास आई और मेरा हाथ थाम कर बोली, नवीद, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। इस राज को राज ही रहने दो। हम दोनों शादी कर लेंगे। मैं सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगी। हम ऐश भरी जिंदगी गुजारेंगे। बस तुमने आज यहाँ जो देखा है समझो कभी देखा ही नहीं था। तुम नजरअंदाज कर दो, आंखें फेर लो। मैं बोला, मालकिन, ये सब क्या है? मुझे सब कुछ सच सच जानना है। मालकिन बहुत डरी हुई थी। वो बोली, नवीद, मैं करोड़पति बाप की इकलौती औलाद थी। उन्होंने मेरी शादी अपने ऑफिस के एक मुलाजिम से कर दी थी। ये सारा रुपया पैसा तुम्हारे मालिक का नहीं बल्कि मेरा था। मुझे भी उस इंसान से मोहब्बत हो गई थी, इसीलिए शादी कर ली। मैं और यासिर एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। यासिर हर लिहाज से एक अच्छा शौहर साबित हुआ था। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, मगर फिर यासिर ने तुम्हें मुलाजमत पर रख लिया। मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हें पसंद करने लगी थी, मगर मैं हर बार अपना सर झटक दिया करती थी, अपने ख्याल को रद्द कर देती थी। मैंने बहुत साल खुद पर जबर किया, मगर अब मैं मजीद तुमसे दूर नहीं रह सकती थी। इसीलिए मैंने यासिर को रास्ते से हटाने का फैसला किया था, मगर उसे न जाने इस सब के मुतालिक कैसे इल्म हो गया। वो तुमसे बात करना चाहता था और तुम्हें मुलाजमत से निकाल देना चाहता था। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे जाने के बाद यासिर के खाने में ऐसी दवा शामिल करना शुरू कर दी जिससे उसका जिस्म मफलूज होकर रह गया। तुम जानते हो, पैसे से इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है। मैंने चंद लोगों को बहुत ज्यादा पैसे देकर अपने साथ मिला लिया था और यासिर की मौत का ढोंग रचाया था। उस वक्त मैंने यासिर को दवाइयों के जेर असर बेहोश रखा हुआ था। सबने उसकी मैयत देखी थी, मगर मैंने यासिर को दफन नहीं किया था, क्योंकि ऐन मौके पर मुझे इल्म हो गया था कि मेरी सारी जायदाद यासिर के नाम पर है। इसने अपनी वसीयत में लिखा है कि इसके इंतकाल की सूरत में ये सारी जायदाद यतीम खानों में तकसीम कर दी जाए। इसे मेरी नीयत का इल्म हुआ तो बहुत चालाकी से इसने मुझे अपने दाम में फंसा लिया। अब मैंने यासिर को दवाइयों के जेर असर अपने ही कमरे में रखा हुआ है। इसको कहती हूँ कि तुम तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दो और जायदाद वापस मेरे नाम मुंतकिल कर दो। मैं फिर खुद ही वसीयत बदलवा लूंगी, मगर ये मानता ही नहीं है। तुम बताओ, रात के इस पहर मेरे कमरे में क्या लेने आए थे तुम? मैं बोला, मालकिन, मैं जब से यहाँ वापस आया हूँ हर रात मालिक को ख्वाब में देखता हूँ। वो मुझसे कहते थे कि मेरे कमरे में जाओ। आज इसीलिए यहाँ आ गया हूँ। मालकिन बोली, तुम्हारा क्या फैसला है? मैं बोला, मालिक को आप मुझे सौंप दें, फिर मैं आपसे शादी कर दूंगा। मैंने सोचा था कि एक ऐसा मर्द जिसकी मदद खुद खुदा करना चाहता हो, जिसके मुतालिक हर रात मुझे ख्वाब में इशारा दिया जाता हो, मैं उसको यूं ही बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकता था। मालकिन ने मालिक को मेरे हवाले कर दिया था। मैंने मालिक को अपने पास रखा और मालकिन वाली मुजरे सेहत अद्वियात देना छोड़ दी थी। वो चंद ही दिनों में अच्छे भले हो गए थे। सारी कार्रवाई से वो पहले ही वाकिफ थे। मालिक ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया कि मैंने उनकी जान बचा ली थी। मैं वापस अपने गांव जाने लगा तो मालिक ने मुझे इनाम के तौर पर 10 लाख रुपए दे दिए थे, जो मैंने लेने से इनकार कर दिया था, मगर उन्होंने जब जबरदस्ती की तो मुझे लेना ही पड़े थे। मालिक ने अपनी सारी जायदाद वापस मालकिन के नाम कर दी है और उसे तलाक देकर बैरून मुल्क चले गए हैं। अब वो अकेली रहती है। ऐसी औरत जो गैर मर्द के खातिर अपने शौहर के साथ ये सब कर सकती है, उसके साथ ऐसा ही सुलूक करना चाहिए था। मैं आज भी हैरान हूँ कि न जाने मालिक की ऐसी कौन सी नेकी उसके काम आई थी जो अल्लाह ने उसकी मदद की थी।
फिर मैं सोचता हूँ कि बेशक मारने वाले से बचाने वाले की ज़ात बहुत बड़ी है। अल्लाह यूं ही लोगों को अपनी ज़ात के करिश्मे दिखाता है ताकि इंसान समझ ले कि अल्लाह है और वो हमारे बहुत ही ज़्यादा करीब है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।